हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और हम जानेंगे प्रकृति एवं पोषण तथा नेचर और नर्चर के बारे में। यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण के द्वारा विकास किस तरह से होता है, इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रकृति एवं पोषण क्या है, इसको भी हम पूरे डिटेल में समझेंगे। प्लीज दोस्तों, क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं, वी विल डिस्कस टुडे। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी को हम पूरे डिटेल में समझेंगे और एग्जांपल्स के माध्यम से। दूसरा है पर्यावरणीय वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, इसको भी हम पूरी डिटेल में और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दूसरा होगा प्रकृति एवं पोषण यानी नेचर एंड नर्चर। तीसरा आनुवंशिकता के नियम, लॉ ऑफ हेरिडिटी, और फिर हम इसका पूरे का कंक्लूजन समझेंगे और बाद में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और प्रकृति या नेचर। तो आनुवंशिकता को ही हम प्रकृति कहते हैं। तो ऐसा पॉइंट पेपर में आ जाता है, तो प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा। और आनुवंशिकता को ही क्या कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। आइए अब हम समझते हैं आनुवंशिकता होती क्या है, आनुवंशिकता का क्या अर्थ होता है। तो आनुवंशिकता का अर्थ होता है शारीरिक गुणों का स्थानांतरण होना। अर्थात आगे देखिए, जीन्स द्वारा माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक गुणों तथा संगठनों के होने वाले स्थानांतरण को आनुवंशिक कहते हैं। यानी कि माता पिता से उनकी संतान में होने वाले शारीरिक गुणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। अब देखिए, ये शारीरिक गुण कैसे होते हैं, जैसे ऊंचाई यानी कि लंबाई का बढ़ना या घटना। दूसरा होता है आंखों का रंग। तीसरा होता है बाल घुंघराले या सीधे, आदि आनुवंशिकता पर निर्भर करते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी बच्चे के माता पिता दोनों कम ऊंचाई के हैं, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे की कम ऊंचाई होने की संभावना लगभग 100% होती है। यानी क्योंकि जीन्स एक सीमा निर्धारित कर देते हैं और उस सीमा के भीतर ही पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आंखों का रंग। अगर किसी पेरेंट्स के आंखों का कलर, यदि किसी पेरेंट्स में से मदर या फादर की आंखों का कलर व्हाइट होता है, तो उनकी होने वाली संतान की आंखों का कलर भी व्हाइट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, बाल घुंघराले या सीधे। यदि किसी पेरेंट्स के बाल घुंघराले या सीधे होते हैं, सीधे तो सभी के होते हैं, लेकिन अगर किसी के घुंघराले होते हैं तो उनका असर उनकी संतान पर भी होता है। चलिए, आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह व्यक्तित्व और बुद्धि का निर्धारक करता है। तो देखिए, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व में हमारे समस्त गुण, हमारे लक्षण या हमारी क्षमताओं, ये सब आ जाते हैं व्यक्तित्व में। तो आनुवंशिकता क्या करता है, आनुवंशिकता हमारे गुणों को, लक्षणों को और क्षमताओं का निर्धारण करता है तथा हमारी बुद्धि का निर्धारण करता है। अगला देखिए, यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है। तो आनुवंशिकता से मिलने वाले गुण जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे लंबाई, तो ये लंबाई क्या है, एक तरह से स्थिर है क्योंकि ये जीन्स के द्वारा निर्धारित की गई है। तो ये क्या है, एक स्थिर होती है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, या आनुवंशिकता में स्थानांतरण होने वाले गुण स्थिर होते हैं। तो आइए दोस्तों, आनुवंशिकता के कुछ और पॉइंट्स समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आनुवंशिकता का जनक किसको माना जाता है। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है।
देखिए, आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है? शारीरिक गुणों का स्थानांतरण होना। शारीरिक गुणों का स्थानांतरण कैसे होता है ये पता लगाया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। उन्होंने मटर का पौधा इसलिए प्रयोग किया था क्योंकि मटर के पौधे में कई अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम यही समझने वाले हैं, यानी कि जो माता पिता से संतान में गुण किस तरह से स्थानांतरण होते हैं। तो आइए सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखिए, जिसमें 22 जोड़े को एलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोजोम्स तथा अंतिम है 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। 23वें जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये एक जोड़ी होता है जो मादा में XX और नर में XY, यानी कि स्त्री में XX और पुरुष में XY होता है। अगला पॉइंट देखिए, नर व मादा में युग्मक जनन के द्वारा युग्मकों यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। क्योंकि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसे अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मदर से X गुणसूत्र प्राप्त होता है और फादर से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बॉय का जन्म होता है। और उसी तरह से अगर मदर से X और फादर से भी X गुणसूत्र प्राप्त होता है या तो लड़की का जन्म होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इसमें समझाया हुआ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि पिता XY और माता XX। तो यहाँ से X और यहाँ से भी X है तो प्रभावित लड़की। और अब देखिए यहाँ से X है और यहाँ से Y है तो क्या होगा, यहाँ से X है और यहाँ से Y है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रभावित लड़का होगा। यानी कि किसी भी बालक का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पिता से किस प्रकार का क्रोमोसोम्स वंशानुगत हुआ है। अब देखिए ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, XX लड़की और XY लड़का होता है, ये पॉइंट्स पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ लोग इसका उल्टा कर देते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आनुवंशिकता के नियम यानी कि लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं। सबसे पहले होता है समानता का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा होता है विभिन्नता का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन। और तीसरा होता है प्रत्यागमन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेसिव। तो देखिए समानता का नियम क्या होता है। समानता के नियम का अर्थ होता है जैसे गुण माता पिता में होते हैं वैसे ही गुण उनकी संतान में आते हैं। अर्थात जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनकी संतान होती है। जैसे साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। अगला पॉइंट देखिए विभिन्नता का नियम। तो विभिन्नता का नियम इसका अर्थ होता है संतान के गुण माता पिता के गुणों के समान नहीं रहते। अर्थात बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ अलग होते हैं या उनसे कुछ भिन्न होते हैं। जैसे एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी जैसे बुद्धि, रंग या स्वभाव में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो विभिन्नता का नियम का अर्थ क्या है, जो अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं, वो विभिन्नता का नियम कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए प्रत्यागमन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेसिव। तो प्रत्यागमन का अर्थ होता है माता पिता के विपरीत गुण होना। जैसे तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान मंद बुद्धि के
हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभा हो सकते हैं। क्यों दोस्तों, ये थे आनुवंशिकता के नियम। तो समानता का नियम का अर्थ क्या है? जिसमें माता पिता के समान गुण उनकी संतान में आते हैं। दूसरा है विभिन्नता का नियम, यानी कि संतान के गुण माता पिता के गुणों के समान नहीं रहते, अर्थात बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेसिव। तो इसका अर्थ है बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, जैसे तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान मंद बुद्धि के हो सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वातावरण की, यानी कि वातावरण, इन्वायरमेंट या पोषण। तो यहाँ पर देखिए, वातावरण को ही हम पोषण कहते हैं। तो ये भी पेपर में पॉइंट आ जाता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो वातावरण को ही हम क्या कहते हैं? पोषण, यानी कि नर्चर। तो सबसे पहले हम समझते हैं वातावरण क्या होता है। तो वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वात प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। चारों ओर से घेरे हुए या चारों ओर से ढके हुए, उससे हम वातावरण कहते हैं। तो वातावरण की सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। यह उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति रहता है, जैसे भाषा का विकास, सामाजिक विकास आदि। वातावरण का अर्थ होता है जिसमें व्यक्ति रहता है, यानी कि जहाँ व्यक्ति रहता है, जिस भी सोसाइटी में व्यक्ति रहता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। और इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि जैसे भाषा का विकास, तो बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ की बच्चा जिस भी सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी की लैंग्वेज क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, उसी भाषा को बालक ग्रहण करता है और उसी भाषा को बालक बोलने लगता है। उसी तरह से बालक का सामाजिक विकास होता है, यानी कि बालक को समाज में किस तरह से रहना चाहिए वो वहां से सीख लेता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एक समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ पैदा हुआ बच्चा एक पूर्ण व्यक्तित्व नहीं बन सकता यदि उसे उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता। अगर एक बालक तीव्र बुद्धि के साथ पैदा हुआ है और उसको एक अच्छा पर्यावरण नहीं मिल रहा है, तो वो एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता है, क्योंकि उसे उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है। अगला पॉइंट देखिए, यह व्यक्तित्व और बुद्धि को प्रभावित करता है। अब देखिए, आनुवंशिकता में हमने पढ़ा था कि व्यक्तित्व में गुण, लक्षण, क्षमताओं को ये सब क्या करता है? निर्धारित करता है। लेकिन वातावरण व्यक्तित्व और बुद्धि को प्रभावित करता है, क्योंकि एक किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा ये वातावरण पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस तरह से उसको एनवायरनमेंट दिया जाएगा, उसके गुण, उसके लक्षण, उसका व्यवहार उसी तरह से हो जाता है और उसकी बुद्धि भी उसी तरह से ही कार्य करने लग जाती है जिस भी एनवायरनमेंट में वो रहता है। और उस एनवायरनमेंट से वो जो भी सीखता है वैसे ही वो व्यवहार करता है, वैसे ही उसके गुण हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यह परिवर्तनशील होता है। तो आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण को चेंज नहीं किया जा सकता। वातावरण तो चेंज हो सकता है, यानी कि आज आप इंडिया में रहते हैं, कल आप यूएस भी जा सकते हैं। तो जो इंडिया से आप यूएस जाएंगे तो वहां तो इंग्लिश तो पूरा क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो जब आप उसी एनवायरनमेंट में रहने लगेंगे तो आपको उस एनवायरनमेंट की आदत हो जाएगी। तो इसी तरह से पर्यावरण क्या है, एक परिवर्तनशील होता है, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है। पर एक पॉइंट है, विकास बराबर होता है आनुवंशिकता गुना वातावरण। तो दोस्तों, अगर विकास को आपको पूरी डिटेल में समझना है तो मैंने विकास, वृद्धि और गत्यात्मक विकास तीनों को कंबाइंड करके क्लास मैंने दी है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आइए समझते हैं विकास बराबर क्या है, आनुवांशिकता गुना वातावरण। तो किसी भी व्यक्ति का विकास केवल आनुवांशिकता से नहीं होता और केवल वातावरण से नहीं होता, बल्कि विकास बराबर आनुवांशिकता गुना है, आनुवांशिकता गुना वातावरण। किसी भी व्यक्ति का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण के संयोजन से होता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, विकास बराबर आनुवांशिकता गुना वातावरण है, यहाँ पर कोई प्लस नहीं है, यहाँ पर कोई माइनस नहीं है। तो विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणात्मक होता है। यानी कि विकास केवल आनुवांशिकता से ही नहीं हो सकता है और वातावरण से भी नहीं हो सकता है। इनफैक्ट विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से होता है। प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम जो हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, आनुवांशिकता ने हमें विकास की क्षमताएं दी हैं जिनका उपयोग पर्यावरण द्वारा किया जाता है। तो देखिए, किया जाता है, अब हम कह सकते हैं आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है। आनुवांशिकता होती है आधार और पर्यावरण होता है ऊंचाई। इसका मतलब है कि आनुवांशिकता के बिना पर्यावरण का कोई मतलब नहीं है। अगर आनुवांशिकता ही नहीं होगी तो हम पर्यावरण का ही क्या करेंगे। यानी कि आनुवांशिकता हमारे व्यक्तित्व यानी कि हमारे गुणों, लक्षणों और हमारी क्षमताओं का विकास करती है और जिनका उपयोग हम पर्यावरण के द्वारा करते हैं। यानी कि पर्यावरण उनको प्रभावित करती है, उनका विकास करती है। अगला पॉइंट देखिए, किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितनी दूर तक विकसित होगा यह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। तो किसी भी व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, क्योंकि एक व्यक्ति को जैसा पर्यावरण दिया जाएगा उस व्यक्ति का विकास उसी तरह से होता है, लेकिन व्यक्ति कितनी दूर तक विकसित होगा यह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। यानी कि आनुवांशिकता में जो जीन्स होते हैं वो जीन्स एक सीमा निर्धारित कर देते हैं और उसी सीमा के भीतर पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है। आई होप दोस्तों आपको ये पर्यावरण और वातावरण का पूरा ये कंक्लूजन समझ में आ गया हो। प्लीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको और भी डिटेल्ड क्लास देखनी है तो दोस्तों आप हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव पर जाकर देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आनुवांशिक और पर्यावरण स्थितियों का अनूठा संयोजन। तो यानी विकास अभी हमने पढ़ा था, विकास क्या होता है, आनुवांशिक और पर्यावरण का अनूठा संयोजन होता है। दूसरा देखिए, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा। तो अब देखिए, केवल आनुवांशिक ढांचा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए केवल वर्ड आ रहा है जो एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा होता है केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ से देखिए फिर केवल आ रहा है, तो ये केवल एक नेगेटिव वर्ड है। यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक कारक बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का अनूठा संयोजन होता है। अगला देखिए, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरण। अगर वंशानुगत ही नहीं होगा और पर्यावरण ही नहीं होगा तो विकास कैसे संभव है, फिर तो विकास हो ही नहीं सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण स्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति का अर्थ होता है आनुवांशिकता से और
पोषण का अर्थ होता है वातावरण से। तो देखिए आप ढूंढ लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है ये दोनों। सबसे पहला है व्यवहार एवं वातावरण, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए आनुवांशिकी एवं वातावरण, तो ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है वातावरण एवं जीव विज्ञान, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है वातावरण एवं पालन पोषण, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, आनुवांशिकी और वातावरण प्रकृति पोषण विवाद होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आनुवांशिकता को किसकी सामाजिक संरचना माना जाता है? ये फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, दूसरा है द्वितीयक यानी सेकेंडरी, तीसरा है गतिशील यानी कि डायनेमिक, और चौथा है स्थिर यानी कि स्टैटिक। तो आनुवांशिकता को हमने पढ़ा था। आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है? आनुवांशिकता में जो हमें गुण मिलते हैं या कोई लक्षण मिलते हैं तो वे क्या होते हैं? वे सब स्थिर होते हैं, क्योंकि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, हम उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आनुवांशिकता ना तो प्राथमिक है, ना द्वितीयक है, ना गतिशील है, और ये तो आनुवांशिकता क्या है? स्थिर सामाजिक संरचना होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा बड़ा है पर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब इसको पढ़ के जब आराम से सोल्व करते हैं कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो 6 वर्ष ये गर्ल है, इस गर्ल्स के पेरेंट्स भी क्या है? खिलाड़ी हैं, दोनों ही खिलाड़ी हैं। तो हम कह सकते हैं आनुवांशिकता के द्वारा इसमें ये गुण भी स्थानांतरण हुआ होगा आनुवांशिकता के द्वारा, और नित्य वो प्रशिक्षण लेने जाती है, यानी कि उसको पर्यावरण भी यही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की। सब तो दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होती है। तो कौन सी? जब उसे आनुवांशिकता से भी यही गुण मिला है और पर्यावरण भी उसको यही दिया जा रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का परिणाम होती है। वृद्धि और विकास बिल्कुल नहीं होगा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण भी नहीं होगा, और चौथा आनुवांशिक और पौष्टिकता भी नहीं होगा। तो हमारा सीधा सा आंसर हो गया आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। आइए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा देखिए विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। और अगला देखिए अच्छी देखभाल और पौष्टिकता आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है। तो देखिए केवल वर्ड आला है सबसे पहले में, तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसको हम काट देंगे। तो पर्यावरण बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, बल्कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के द्वारा ही विकास होता है। अगला पॉइंट देखिए विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। ये वाला हो सकता है। तो पहले हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, बिल्कुल नहीं। और किसी भी जन्मजात विकास को दूर किया जा सकता, ऐसा नहीं होता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता के और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आई होप दोस्तों आपको आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर विकास की पूरी डिटेल्ड क्लास देख सकते हैं, विकास एवं वृद्धि की पूरी डिटेल्ड क्लास देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहने के लिए।